नमस्कार, कैसे आप सभी। आप सभी को इस वीडियो में मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं आपका मध्य प्रदेश वर्ष 2022 में पूछे हुए प्रश्न जीव विज्ञान सब्जेक्ट में। देखिए, सबसे पहले आप लोग का रिक्त स्थान वाली क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है और एक शब्द का आंसर देने वाले आते हैं, मिलान वाला आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाली प्रश्न। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है बाबू। अगर आप सही तरीके से एनसीईआरटी पढ़े हो तो तुरंत आप आंसर दे ले जाओगे। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों के जीवन डैश 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 प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो क्या पौधे का जीवन काल, पौधे का जीवन काल लाइफ स्पैन जंतुओं से ज़्यादा होती है। सही बात है। बरगद देखो 100-100 साल तक खड़ा रहता है, वैसे 200-200 साल तक। आम का पेड़ देखो 100-100 साल तक कैसे खड़ा रहता है। तो मनुष्य या कोई जंतु इतना थोड़े जी पाता है। तो पौधे की जीवन काल जंतुओं से अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? काल। मनुष्य में वृषण स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य में वृषण कहाँ स्थित होता है? वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कोश में स्थित होता है। ठीक। आनुवंशिकी के जनक, इतना आसान क्वेश्चन। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी बोर्ड में 2022 में। अब देखिए, फील पांव रोग, फील पांव यानी हाथी पांव रोग, एलिफेंटियोसिस डिजीज, फाइलेरियोसिस जिसे कहते हैं, किस संक्रमण से होता है? किसके संक्रमण से बताए हैं? किसके संक्रमण से होता है? वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी, वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। कौन सा कवक? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। याद करिए, पेनिसिलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है, सबसे पहला प्रतिजैविक खोजा गया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज किया गया था। किसने खोजा था? तो खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। तो ये पहला प्रतिजैविक भी है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है। कौन से कवक से प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। बताइए, स्टेम सेल जैविक कोशिकाएं हैं। कैसी जैविक कोशिकाएं हैं? स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, अविभेदित होती हैं। अविभेदित यानी किसी स्पेसिफिक कोशिका में विभेदित नहीं होती। अभी जब स्टेम कोशिका कहलाती हैं, स्टेम कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके विभेदीकरण से अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं बनती हैं। तो जब तक ये विभेदित नहीं होती है तब तक इन्हें स्टेम कोशिका कहते हैं, यानी हम इसे क्या कहेंगे? अविभेदित जैविक कोशिकाएं। बताइए, इंटरफेरॉन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरफेरॉन बार बार बताए हैं, इंटरफेरॉन किससे रिलीज होता है? वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? छोटे प्रोटीन समूह होते हैं। इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रोटीन होता है जो वायरस संक्रमित कोशिकाएं स्रावित करती हैं आसपास की कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा। एक शब्द में उत्तर देना है। किसी एक ऐसे जीव का नाम लिखे जो अमर है। अमीबा। इसमें इसका अस्तित्व तो खत्म होता है लेकिन ये अमर है, मरता नहीं है, क्योंकि ये मरने से पहले विभाजित होकर 2 नए अमीबा बना जाता है। AUG कौन सा कोडान है? तो आपको बताए हैं AUG क्या है? आरंभन कोडान होता है। इनिशिएशन कोडान, आरंभन कोडान होता है। इसे क्या कहते हैं? इनिशिएशन कोडान। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इनिशिएशन कोडान तो आपने पढ़ लिया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये किसको कोड करता है? तो AUG किसको कोड करता है? AUG कोड करता है मिथियोनिन को, मिथियोनिन को। एक कोडान पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे समापन कोडान के बारे में पूछ लिया जाए। तो याद करिए, समापन कोडान कौन से होते हैं? अभी पिछले क्लास में बताए थे, बिहार वाले पेपर जब सॉल्व कराते थे। समापन कोडान कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? UAA, UAG, UGA।
3 होते हैं। कुल कोडॉन की संख्या कितनी होती है? कुल कोडॉन 64 होते हैं। इनमें से सक्रिय कोडॉन कितने होते हैं? सक्रिय होते हैं केवल 61। 3 जो होते हैं समापन कोडॉन होते हैं ये। बायोगैस का मुख्य घटक बताइए। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा गैस? मीथेन गैस, CH4 बताए हैं। बायोगैस, गोबर गैस, इसका मुख्य घटक मीथेन। जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है? तो जीव संख्या वृद्धि 2 मॉडल पढ़े हैं ना। जीव संख्या वृद्धि का 2 मॉडल आपने पढ़ा है। एक पढ़ा है आपने संभार वृद्धि तंत्र, संभार वृद्धि तंत्र, और एक आपने पढ़ा है चरघातांकी, चरघातांकी वृद्धि तंत्र। तो चरघातांकी जो होता है उसमें जब संसाधन असीमित होता है तब जीव क्या करते हैं? खूब संख्या बढ़ाते हैं, यानी जे शेप का वक्र प्राप्त होता है। संभार वृद्धि तंत्र यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में संसाधन सीमित होता है, तो जब तक संसाधन है तब तक तो खूब वृद्धि होगी, खूब वृद्धि होगी, लेकिन फिर उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। जब संसाधन खत्म हो जाता है, कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाता है, तो वृद्धि रुक जाती है। तब कौन सा वक्र प्राप्त होता है? सिग्मोइड। सिग्मोइड यानी 2 प्रकार के वक्र होते हैं, एक होता है जे शेप और दूसरा सिग्मोइड वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? देखिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होगा, कभी भी बहुदिशात्मक नहीं होता, यानी हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। नेक्स्ट, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? ऊर्जा प्रवाह बताइए। मैंने बताया था ये ऊर्जा का पिरामिड है। नीचे क्या है? उत्पादक हैं यानी पेड़ पौधे, उसके बाद हैं शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उसके बाद क्या आते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। उसके बाद क्या आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। तो पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी, शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी, मांसाहारी को खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। आपको मैंने बताया था कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनसे, यानी सूर्य की जो ऊर्जा है उसका केवल 1% ये यूज करती हैं। सूर्य की ऊर्जा का 1% उत्पादक यूज करती हैं। मान लो इनके पास 1000 जूल एनर्जी है, तो ये 90% इसका यूज कर ले जाती हैं, यानी 90% यूज कर ले जाती हैं। केवल 10% ही शाकाहारी को मिलता है। तो 1000 का 10% कितना होगा? 100, ठीक है, 100 जूल। अब इसमें भी 90% ह्रास हो जाता है। अगले ट्रॉफिक लेवल को कितना मिलेगा? 10 जूल। फिर इसमें भी 90% का ह्रास हो जाता है, अगले को कितना मिलेगा? 1 जूल। यानी हर ट्रॉफिक लेवल पर, हर पोषी स्तर पर 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। 90% ऊर्जा ह्रास होता है। ठीक, सब पढ़ाए हैं, पढ़ोगे तो सब आएगा। सही उत्तर चुन के लिखिए। ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? इतना आसान क्वेश्चन, पहले चैप्टर क्लास 12 के पहले चैप्टर के पहले पेज के एनसीईआरटी में ये लाइन दिया गया है। जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन यानी रिप्रोडक्शन होता है। ऑप्शन सी, जनन से जीवों की निरंतरता बनी रहती है। जीव समाप्त होने से पहले अपने समान संतान उत्पन्न कर जाता है, इससे जीवों की निरंतरता बनी रहती है। आवृत बीजीव में भ्रूणपोष होता है। भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपकी बिहार बोर्ड में भी आया था, तो जो मैंने अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराया उसको देखिएगा जरूर। बिहार वाला भी देखिएगा, मध्य प्रदेश वाला भी देखिएगा। जितने भी अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व कराते हैं ना, सिर्फ आप इतना ही पढ़ ले जाओगे, साल भर नहीं पढ़े हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास हो गए। केवल अनसॉल्व पेपर जितना मैं सॉल्व करा रहा हूं वो चाहे आपका बिहार बोर्ड का है चाहे मध्य प्रदेश का बोर्ड का है, आप सभी अनसॉल्व पेपर को लगाइए क्योंकि सबसे क्वेश्चन मैच करेगा। अब देखिए भ्रूणपोष कैसा होता है, मैंने बार बार बताया। भ्रूणपोष किससे बनता है? नर युग्मक। नर युग्मक क्या होता है? अगुणित। और प्लस किससे बनता है? द्वितीयक केंद्रक से बनता है। द्वितीयक केंद्रक। अब 2 केंद्रक हैं यानी ये 2n है, तो देखिए 2n + n क्या मिलके बना लेंगे? 3n। 3n मतलब त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए हीमोफीलिया कैसा रोग होता है? तो हीमोफीलिया एक्स लिंग सहलग्न रोग होता है। अच्छा, आप सहलग्न रोगों में केवल एक्स लिंग ही तो पढ़े हैं, वाई सहलग्न लिंग पढ़े हो क्या रोग? नहीं ना, तो एक्स सहलग्न रोग ही होता है हीमोफीलिया। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिए, डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया था? डीएनए अंगुली छापी एलेक्स जेफरीज, चिल्ला चिल्ला के बताए थे, एलेक्स जेफरीज। आन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग, अभी पिछले ही टॉपिक में बताए हैं, आन्कोजेनिक वायरस क्या करता है? कैंसर उत्पन्न करता है। देखिए कैंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन। इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, 12वें चैप्टर में आपके दिया गया है भर भर के इसके बारे में। इंसुलिन प्रोड्यूस कराते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। निम्न में से कौन से जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है? तो इसका आंसर होगा यूकेलिप्टस का पौधा। नेक्स्ट देखिए, जोड़ियां बनानी है, मैच द कॉलम। यहाँ एक जोड़ी दी गई है, यहाँ पर एक, आपको अब बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। देखिए मुकुलन किस में होता है? बडिंग किस में होता है? हाइड्रा, पहले ही चैप्टर में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, वासेक्टोमी। वासेक्टोमी मतलब शुक्रवाहक उच्छेदन, एक सर्जिकल मेथड है जिसमें हम पुरुषों की नसबंदी कर देते हैं चुपचाप, उसके वास डिफरेंस को काट कर बांध देते हैं। वासेक्टोमी यानी पुरुषों की बंधीकरण। नेक्स्ट देखिए, रंग वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, जब रंगों में विभेद ना कर पाओ, लाल हरे में विभेद ना कर पाओ। तो ये कैसा रोग होता है? यह एक आनुवांशिक रोग होता है और ये लिंग सहलग्न रोग होता है, यानी ऑप्शन बी सही जाएगा, लिंग सहलग्न रोग। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबियोसिस होता है, ये भी भर भर के बताए थे, बीआर बोर्ड में आता है। इंटरफेरॉन क्या होता है? अभी फिर बताएं। इंटरफेरॉन क्या होता है? वायरस संक्रमित प्रोटीन स्रावित, वायरस संक्रमित कोशिकाएं प्रोटीन स्रावित करती हैं, जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। क्या है ये? प्रतिरोगाणु पदार्थ, ये किसी भी रोगाणु से आसपास की कोशिकाओं को बचाता है। जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा किस लिए कराई जाती है? आनुवंशिक विकार को सही करने के लिए। परजीवी जंतु। परजीवी जंतु परजीन होते हैं, उसमें दूसरे का जीन इंजेक्ट किया जाता है, ऐसे जीवों को परजीवी जीव कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? मैंने बताया था, बिहार बोर्ड वाले में भी बताया था, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, असत्य फल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेब, देखिए फल का निर्माण किससे होता है? फल का निर्माण होता है अंडाशय से, याद करिए, फल का निर्माण होता है अंडाशय से। बीजांड से निर्माण होता है बीज का, बीज का। तो जब फल का निर्माण अंडाशय से हो तब उसे हम कहते हैं सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स। लेकिन अगर अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी भी भाग से हुआ तो वह असत्य फल कहलाएगा। तो सेब जो है वो पुष्प के पुष्पासन यानी थैलमस से बनता है, पुष्पासन से बनता है, पुष्प के अंडाशय से ना बनकर पुष्पासन से बनता है, इसलिए हम इसे असत्य फल कहते हैं। ठीक है, इसे हम आभासी फल या फाल्स फ्रूट या असत्य फल कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो पुष्प का अंडाशय भाग फल का रचना करता है। अथवा करके पूछे हैं कि परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका बताइए, तो टेपिटम क्या करता है? पराग कणों को पोषण प्रदान करता है, विकसित पराग कणों को, विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, GIFT का पूरा नाम, इतना इजी, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जब युग्मकों को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो यह प्रक्रिया गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहलाती है। ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जब जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराते हैं तो इसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया एमिनोसेंटेसिस को परिभाषित करिए। एमिनोसेंटेसिस क्या होता है? गर्भ में पल रहे शिशु को उसके एमनियोटिक द्रव को निकाल कर परीक्षण कर उसके लिंग की जांच करना, उसमें कोई आनुवंशिक विकार की जांच करना एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। यानी भ्रूण की आनुवंशिक स्थिति, भ्रूण के लिंग, अन्य विकृतियों की जांच करना उल्ब भेदन या एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। अब एमनियोसेंटेसिस में हम क्या निकालते हैं तो ये याद रखिएगा, एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक द्रव निकालते हैं। अच्छा, टेस्ट ट्यूब भी क्या होता है? तो मैंने बताया था कि कोई ऐसी स्त्री हैं जिनका फैलोपियन ट्यूब खराब है, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पा रहा, या उनके पति में शुक्राणु की कमी है, तब यहाँ हम टेस्ट ट्यूब भी कराते हैं। इसे हम IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं? उस स्त्री का अंडाणु लेते हैं, उसके पति का शुक्राणु लेते हैं और अंडाणु और शुक्राणु का लैब में निषेचन कराते हैं। इससे क्या बनता है? युग्मनज। अब युग्मनज अगर 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज में है तो उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और अगर 8 से अधिक अवस्था में है तब उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते, गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, यूटेरस में,
ठीक, इसे हम कहते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो इस तकनीक में प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे तथा पति के पुरुष के शुक्राणु को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरी भ्रूण विकसित होकर सामान्य रूप से जन्म लेता है। युग्मनज सामान्य रूप से बच्चे का रूप लेकर जन्म लेता है। उस बच्चे को परकनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, उत्परिवर्तन क्या होता है? तो मैंने बताया था गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए प्रोटीन का। उस डीएनए में जीन होता है। जीन क्या है? नाइट्रोजन क्षारकों के समूह। अगर उस नाइट्रोजन क्षारकों के समूह में कोई बदलाव आता है तो इसी को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। अगर कोई एक नाइट्रोजन क्षार बदल के दूसरा आ गया तब तो वो बिंदु उत्परिवर्तन कहलाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। इसका एक एग्जांपल बताइए, दात्र कोशिका रक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया। तो उत्परिवर्तन क्या होता है? डीएनए में कोई भी चेंज हो तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला दे, उसके परिणाम स्वरूप जीव के जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में परिवर्तन आ जाता है। अब जब सामान्य हम बोलना चाहते हैं कि तुम पढ़ो, तो तुम पढ़ो मतलब तुम पढ़ो, तुम फोड़ो तो तुम पढ़ोगे, फोड़ोगे ना कुछ। तो जब जो सूचना गड़बड़ हो गई तो वो शरीर का लक्षण भी बदल जाएगा, यानी इसका जीन प्रारूप बदल जाता है, लक्षण प्रारूप भी बदल जाता है। डीएनए पर उपस्थित एक विशिष्ट क्षार अनुक्रमों का समूह जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, जीन कहलाता है। डीएनए कोशिका विभाजन के समय हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर गुणसूत्र बनाते हैं। अर्थात उत्परिवर्तन जीन और गुणसूत्र दोनों में हो सकता है। हो सकता है जीन में हो सकता है पूरा गुणसूत्र ही बदल जाए। 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, हो सकता है एक गुणसूत्र ना पाया जाए, 45 हो जाए, तो ये भी गुणसूत्रीय अनियमितता उत्परिवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, अथवा में पूछा गया संलग्नता क्या होता है? तो सहलग्नता क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्र पर स्थित जो जीन होते हैं, जो पास स्थित होते हैं, वे अलग नहीं होना चाहते। इसी घटना को सहलग्नता कहते हैं। जब जीन एक ही समजात गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और वे साथ साथ चले जाते हैं युग्मकों में, उनमें अलग नहीं होते युग्मक निर्माण के समय, तो यह प्रक्रिया सहलग्नता कहलाती है। जब दो या दो से अधिक जीन्स एक ही गुणसूत्र पर तथा एक दूसरे के पास स्थित होते हैं, अगर दूर दूर स्थित है तब तो अलग हो जाएंगे। जब जीन एक ही गुणसूत्र पर पास स्थित होते हैं तब यह स्वतंत्र अपविभजन नहीं दे सकते और इस लक्षण को सहलग्नता कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्र में परस्पर सूत्र युग्मन होता है, जिसके बाद गुणसूत्र पृथक होकर पृथक पृथक युग्मों में चले जाते हैं। सूत्र युग्मन में के दौरान गुणसूत्रों के खंडों का विनिमय होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है। ऐसी स्थिति में गुणसूत्र पर निकटवर्ती जीनों के अलग अलग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जो जीन बहुत पास स्थित होते हैं वे अलग अलग होने की संभावना उनकी बहुत कम हो जाती है। एक दूसरे से दूर स्थित जीनों के पृथक्करण की संभावना अधिक होती है। जो दूर दूर स्थित हैं जीन, उनके पृथक्करण होने की संभावना होती है, लेकिन जो पास स्थित होते हैं जीन, उनके पृथक्करण होने की संभावना बहुत कम होती है और इसी को हम कहते हैं सहलग्नता। जितना पास जीन होगा उतना ही सहलग्नता उच्च होगा। इसीलिए सहलग्नता किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? जीन के बीच की दूरी की। जीन के बीच की दूरी जितना कम होगा, मान लो इतने पास में है, बहुत कम, तब सहलग्नता अधिक दर्शित करेगा, यानी जीन अलग नहीं होंगे गुणसूत्र पर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। गुणसूत्र पर दो जीन जितने निकटवर्ती होंगे उनके बीच सहलग्नता उतनी ही तीव्र होगी। नेक्स्ट देखिए, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताइए। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। तो प्रभाविता क्या होता है? प्रभावी लक्षण आपने पढ़ा है ना, मेंडल के ने जो मटर के पौधे में 7 लक्षण लिया था उसमें प्रभावी अप्रभावी लक्षण था। प्रभावी लक्षण में आपको ऐसे समझाते हैं, पौधे की लंबाई क्या था? लंबा और बौना। तो जो लंबा पौधा है वो प्रभावी होता है और इसका जो जीन है वो कैपिटल टी से डिनोट होता है और पौने का टी से, स्मॉल टी से। अगर ये अपने साथ कैपिटल टी के साथ रहे या कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रभावी और अप्रभावी जीन दोनों साथ में रहे, तो भी प्रभावी लक्षण ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण तभी प्रदर्शित करता है जब केवल अप्रभावी युग्म विकल्पी उपस्थित हो। तो प्रभाविता क्या होता है? वह लक्षण जिसमें प्रभावी युग्म विकल्पी अप्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति या अनुपस्थिति में स्वयं को ही अभिव्यक्त करे, प्रभाविता कहलाता है। और यह हर पीढ़ी में अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। जिस भी पीढ़ी में प्रभावी लक्षण का युग्म विकल्पी है, प्रभाविता प्रदर्शित होगी। अप्रभाविता देखिए, अप्रभाविता वह लक्षण है जिसमें अप्रभावी युग्म विकल्पी, देखिए अप्रभावी युग्म विकल्पी प्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति में अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। ये कर पा रहा है? नहीं।
केवल लंबा पौधा ही बनता है, बौना पौधा नहीं बनता। ये कब अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा? जब दोनों युग्मविकल्पी अप्रभावी हों। ये सभी पीढ़ियों में अभिव्यक्त नहीं होंगे, क्योंकि कुछ पीढ़ी में ये अभिव्यक्त नहीं हो पाते, इसी ही पीढ़ी में केवल अभिव्यक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताइए। देखिए किसी भी लक्षण का जीन उसका जीनोटाइप कहलाता है। जैसे अभी क्या बताएं, बौना पौधा, लंबा पौधा, तो उसका जीन क्या है? कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो लिखते हैं ना कैपिटल टी, ये उसका जीनोटाइप होता है। और जो फिजिकल अपीयरेंस होता है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे लंबा पौधा, तो उसका लक्षण प्रारूप होता है। बौना पौधा लक्षण प्रारूप होता है। लंबे पौधे का जो जीन है कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, वो जीन कैपिटल टी जीनोटाइप कहलाता है। लंबाई उसका क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है। तो जीनोटाइप अर्थात जीन प्रारूप किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है, जो वास्तव में उस जीव में विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। जैसे लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप क्या होता है? लक्षण प्रारूप जो देख सकते हैं हम, इसको नहीं देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से लक्षण प्रारूप जीवों के आकार, आकृति, रंग, स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। जैसे पौधे की लंबाई, मनुष्य के घुंघराले बाल, आंखों का रंग। तो पौधे की लंबाई देख सकते हो ना, ये लंबा है, ये बौना है। एक ये पौधा है, ये लंबा है और ये बौना है, देख के बता सकते हो ना। इसका जीन बता सकते हो? लंबे पौधे का जीन बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि इसका जीन कैपिटल टी भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो, तो हम देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक, इसके लिए क्या कराते हैं? टेस्ट क्रॉस। दूसरा देखिए, समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्धन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होता है। लक्षण प्रारूप जो देखने में समान होते हैं, उनका जीन प्रारूप संगठन समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए लंबे पौधे का मैंने क्या बताया, हो सकता है कैपिटल टी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी हो। तो लक्षण प्रारूप जो जीन प्रारूप है उसका संगठन समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। एंटीबायोटिक्स बताइए, इतना आसान। पेनिसिलिन एक हो गया, जो भी आया था, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है, पहला एंटीबायोटिक भी था। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, आप याद कर लीजिए। एड्स और एचआईवी का पूरा नाम अभी पिछले वीडियो में बताए थे। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम और एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। देखिए नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एलर्जी क्या है? मैंने बताया था एलर्जी क्या है? स्वप्रतिरक्षा रोग होता है। ये क्या है? स्वप्रतिरक्षा रोग है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जब किसी वाह्य कारक, किसी प्रतिजन के प्रति अतिक्रियाशीलता प्रदर्शित करे, यानी जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है उसके प्रति भी अनुक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, तब इसे हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के दौरान क्या होती है? प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है उस प्रतिजन के खिलाफ, IgE। अब एलर्जी किसके कारण हो सकती है? बहुत सारे कारण हैं, जैसे धूल की चिचड़ी, एनिमल डेंडर और परफ्यूम, परागकण, बहुत से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से एलर्जी होती है। तो ये प्रतिजन कहलाते हैं, जिसके कारण होता है उन्हें शुद्ध रूप में एलर्जन कहते हैं। जिसके कारण एलर्जी होती है उसे हम एलर्जन कहते हैं, या हम इसे प्रतिजन भी कह सकते हैं। तो ये जब शरीर में प्रवेश करती हैं तो IgE एक्टिव हो जाता है, प्रतिरक्षी। ये मास्ट कोशिकाओं को प्रेरित करता है। मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन स्राव करती हैं, जिसकी वजह से हमें छींक, खांसी, आँख लाल हो जाना, आँख से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना, ऐसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ये एलर्जी कहलाती है। तो किसी प्रतिजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। यह प्रतिरक्षा का ही एक विशिष्ट रूप है जो बाह्य कारक या प्रतिजन एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, एलर्जन कहलाते हैं। वो बाह्य कारक जिसके कारण एलर्जी होती है क्या कहलाती है? एलर्जन कहलाती है। जैसे धूल की चिड़चिड़ी, परागकण, प्राणी लघुशल यानी एनिमल डेंडर। ये प्राणी से लघुशल क्या होता है? जो पालतू पशु होते हैं उनके शरीर पर ही पाए जाते हैं। एलर्जन IgE प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है। ये IgE प्रतिरक्षी संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं से जुड़ता है और एलर्जन इन IgE प्रतिरक्षी से जुड़ जाते हैं। एलर्जन अब मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन स्राव को प्रेरित करते हैं। हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, उस जगह पर वो लालपन कर देगा, नाक आँख पे लालपन हो जाएगा, फूल जाएगा, सूज जाएगा, दर्द होगा। इससे समीप की रुधिर वाहिनियाँ फैल जाती हैं, ऊतकों से द्रव बढ़ जाता है, छींकना, पनीली आंखें, सांस लेने में परेशानी, आँख व नाक से पानी निकलना, जुकाम के लक्षण शुरू हो जाते हैं। फेफड़ों में हिस्टामिन के स्राव से ब्रोंक्यूल्स
क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है, या दमा कहलाती है। यानी दमा भी क्या है, एक एलर्जी है। ब्रोंकियल एपिथेलियम की श्लेष्मिक कोशिकाओं से श्लेष्मा का स्राव बढ़ जाता है और वो बलगम के रूप में निकलती है, ठीक है, जिसके कारण ब्रोंकियल गुहा भर जाती है और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में दिक्कत होने लगती है। त्वचा की एलर्जी में त्वचा फूलकर लाल हो जाती है। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स आदि ऐसी औषधियां दी जाती हैं एलर्जी को कम करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 8वां में पूछा गया था औषधि कुप्रयोग। तो औषधि कुप्रयोग का मतलब ये मत समझिएगा कि किसी मेडिसिन का कुप्रयोग नहीं, वो शुद्ध हिंदी लिख दिए हैं। उनके कहने का मतलब है ड्रग कुप्रयोग। ड्रग कुप्रयोग, ड्रग मतलब वे मादक पदार्थ जिनके कारण व्यक्ति भ्रमित होता है। वहां पर उन्होंने हिंदी सही से नहीं लिख पाई, उन्होंने औषधि कुप्रयोग लिख दिया। तो औषधि कुप्रयोग कुछ नहीं होता, वहां पर उन्हें औषधि शब्द नहीं यूज करना था, ड्रग यूज करना था। हालांकि ड्रग का भी हिंदी मीनिंग औषधि ही होता है, लेकिन ड्रग एक प्रकार के मादक पदार्थ होते हैं, जैसे अफीम, हीरोइन, ये सब LSD वगैरह, ये ड्रग्स कहलाते हैं। तो वहां पर उन्हें औषधि कुप्रयोग ना दिखकर ड्रग कुप्रयोग लिखना था, क्योंकि किसी औषधि का कुप्रयोग नहीं होता हमारे शरीर में, ड्रग कुप्रयोग होता है, ठीक। तो ड्रग कुप्रयोग क्या कहलाता है, जब हम किसी ड्रग को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, नशे के लिए इस्तेमाल करें। जैसे देखिए अफीम, मार्फिन, कोडीन, ये सभी दवाई बनाने के लिए में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन इनका जब हम आवश्यकता से अधिक सेवन कर लेंगे तो हमारे शरीर को नशा ये करती हैं, तो उससे हम कुप्रयोग कहते हैं। गलत तरीका का प्रयोग कुप्रयोग कहलाता है। तो देखिए अपने देश के साथ साथ विश्व के अनेक भागों में ड्रग्स व अल्कोहल का प्रयोग नवयुवकों में तेजी से बढ़ रहा है। भारत जैसे विकासशील देश की आधी आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। युवा देश का भविष्य है। अगर युवा ड्रग्स और अल्कोहल के जाल में उलझ जाएंगे तो देश के विकास की गति बाधित हो जाएगी। वैयक्तिक दृष्टि से भी यह एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति को न सिर्फ शारीरिक रूप से हानि पहुंचाती है बल्कि उसका मानसिक व नैतिक पतन भी करती है। उचित शिक्षा व मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपनी आपको बचा सकें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। ड्रग्स क्या होता है? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी भाग या अंग के कार्य में बदलाव उत्पन्न कर दे या किसी रोग की प्रक्रिया को प्रवर्तित कर दे, ड्रग कहलाता है। ड्रग के उदाहरण क्या है? चिकित्सक द्वारा मरीज के रोग नियंत्रण हेतु लिखी औषधियां हैं और आम जन द्वारा केमिस्ट की दुकान से खरीदी स्वयं औषधियां हैं। गैर चिकित्सीय रूप से में प्रयोग की जाने वाली नशे की दवाइयां, कुछ खाने पीने के सामान में भी सूक्ष्म मात्रा में ड्रग के रूप में प्रभाषित पदार्थ जो जैसे चाय और काफ़ी। इस अध्याय में केवल दुरुपयोग की जाने वाली ऐसी ड्रग्स का वर्णन किया गया है जो गैर चिकित्सीय रूप से व्यक्ति नशे के लिए प्रयोग करता है, उसे हम ड्रग का उपयोग कहेंगे। चाहे तो उतना छोड़ सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं ड्रग का उपयोग क्या होता है कि अगर किसी ड्रग का उस कार्य के लिए प्रयोग किया जाए जो इसके सामान्य चिकित्सीय कार्यों से अलग है तो वह ड्रग का प्रयोग कहलाता है। मैंने बताया ना, मार्फिन, कोडीन, इन सब का प्रयोग दिमाग को शांत करने के लिए किया जाता है हल्की मात्रा में प्रयोग करके, लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा ले लोगे तो वो दिमाग को शांत नहीं भ्रमित कर देगा, तो वो कुप्रयोग कहलाता है। तो चिकित्सीय औषधियों को भी बिना चिकित्सक के सलाह का प्रयोग ड्रग कुप्रयोग की श्रेणी में आता है। सामान्य रूप से दुरुपयोग की जाने वाली ड्रग कौन कौन सी है? ओपाइड्स, कैनाबिनाइड्स, कोकाल्कलाइड्स आदि। जीएमओ किसे कहते हैं? जीएमओ दूसरा पूछा होगा गोल्डन राइस क्या है, लिखें। जीएमओ आप भी बताए थे बिहार बोर्ड वाले में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनके जीन को मैनिपुलेट कर दिया गया, बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। ऐसे जीव जिनके जीन को वांछित गुण वाले जीन के साथ परिवर्तित कर दिया जाए, ऐसे जीव आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए जैसे बीटी कॉटन वगैरह। तो देखिए ऐसे जीव कोई भी हो सकते हैं, पौधे, जीवाणु, कवक, जंतु, कोई भी, जिनके जीन्स आनुवंशिकी इंजीनियरिंग तकनीकों द्वारा परिवर्तित किया गया हो, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव जीएमओ कहलाते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा फसली पौधों की आनुवंशिकी में फेरबदल करके अर्थात वांछित गुणों वाले जीन को प्रवेश कराकर उनकी नई किस्में बनाई गई जिनमें वांछित गुण उपस्थित हों। ऐसी विजातीय जीन वाली फसलें आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें भी कहलाती हैं। अब आनुवंशिक रूपांतरित फसल को उद्देश्य उत्पन्न करने का क्या उद्देश्य होगा? किसी भी जीव को, एक हम एग्जाम्पल पौधे का लेते हैं, क्या उद्देश्य होगा? उसकी उत्पादकता बढ़े, रोग प्रतिरोधी हो, सूखा, बाढ़, इन सबसे वो झेल सके। देखिए अजैविक प्रतिबलों के प्रति फसलों का विकास करना, जैसे सूखा, बाढ़ को झेल सके। पीड़क प्रतिरोधी फसलों का विकास जो अपने आप को कीट मकोड़ों से बचा सके।
कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान में कमी हो, पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता में वृद्धि हो, उच्च पोषक गुणवत्ता वाली फसलों का विकास हो, यानी जिनमें पोषक गुणवत्ता अधिक हो ऐसे फसलों का विकास हो, ठीक, औद्योगिक उत्पाद वाली फसलों का विकास हो, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों का एग्जाम्पल बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, सुनहरा चावल। सुनहरा चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था 2 चीज याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सुनहरे चावल में होता है। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में 3 अंतर बताइए। शुक्राणु और अंडाणु का नामांकित चित्र बताइए, बनाइए। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, देखिए शुक्राणु जनन क्या होता है, नर में वृषण में शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन क्या होता है, मादा में अंडाणु के निर्माण को, मादा में अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं या अंडाणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, वृषण में। अंडाणु जनन कहाँ होता है, अंडाशय में। शुक्राणु जनन की संपूर्ण प्रक्रिया वृषण में ही पूर्ण हो जाती है, लेकिन अंडाणु जनन की अधिकांश प्रक्रिया अंडाशय में और अंतिम चरण अंडवाहिनी में होती है। अंडाणु जब ये पहुंचता है अंडवाहिनी में और जब शुक्राणु उसके अंदर जैसे ही प्रवेश करने वाला होता है उसका आखिरी द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। ये सब बताएं आपको चैप्टर नंबर 3 में। और भी मैंने दे रखा है, 3 पूछे थे, 2 और रख दिए हैं। शुक्राणु जनन में जो शुक्राणु होते हैं वो चलो बनते हैं, मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन अंडाणु जनन में जो अंडाणु बनते हैं वो अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पुरुषों के यौनावस्था में शुरू होती है, जबकि अंडाणु जनन की प्रक्रिया मादा में भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाती है, जब वह गर्भ में पल रही होती है अपने माता के, तभी उसमें अंडाणु जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ प्रक्रिया होती है फिर उसके बाद रुक जाती है, फिर जब यौनारंभ शुरू होता है तब पूर्ण होती है। नेक्स्ट 8वां में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र दिया गया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शुक्राणु में एक सिर होता है जिसके अंदर केंद्रक होता है, एक इसके हेड पे एक कैप जैसी संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्रोसोम किसका बना होता है, गाल्जी काय का बना होता है। मध्य भाग होता है मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है जिससे ये मूव कर सकें। ये इसका पूंछ है। अंडाणु है, अंडाणु को आप देख लीजिए, इसमें आपके अस्तर होते हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा आदि, बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेखन की परिभाषा लिखिए। अनुलेखन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बताइए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। कौन सा एंजाइम कार्य करता है, आरएनए पॉलीमरेज। क्या, किस लिए होता है अनुलेखन? डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, ये डीएनए केंद्रक से बाहर नहीं आएगा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है केंद्रक के बाहर यानी कोशिका द्रव में, और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचना चाहिए तो सूचना डीएनए के पास होती है, तो ये सूचना डीएनए आरएनए को दे देती है। इसी को कहते हैं अनुलेखन। अपनी सूचना आरएनए को देती है, आरएनए केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव में आता है और प्रोटीन निर्माण करता है, इसी को कहते हैं अनुलेखन। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया अनुलेखन कहते हैं। डीएनए के एक रज्जुक से, मैंने बताया था ना, डीएनए है डबल रज्जुक होता है, ये थोड़ी बीच में खुलता है, और इसका एक रज्जुक यानी 3' to 5' वाले पे जो भी नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एडेनिन है, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, तो इससे आरएनए बनेगा, एकल रज्जुक आरएनए बना था। एडेनिन है तो यूरेसिल, थाइमिन नहीं होता आरएनए में, थाइमिन है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, थाइमिन है तो एडेनिन, थाइमिन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो यूरेसिल, ये बनता है आरएनए। यानी डीएनए के एक रज्जुक का प्रयोग करके आरएनए बनता है। एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपित करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पूरकता का सिद्धांत यानी एडेनिन के साथ हमेशा यूरेसिल जुड़ेंगे, थाइमिन नहीं, थाइमिन के साथ हमेशा एडेनिन जुड़ेंगे, ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ेंगे, साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ेंगे। ये पूरकता का सिद्धांत है, जिसमें एडेनोसिन थाइमिन के साथ, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रक्रिया में हेल्प करता है।
यह प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका के केंद्रक में होती है। कोशिका चक्र के अंतरावस्था के G1 और G2 उपावस्थाओं में होती है। क्या चाहिए होता है अनुलेखन के लिए? तो डीएनए चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, एटीपी चाहिए, जीटीपी चाहिए, सीटीपी चाहिए और यूटीपी चाहिए। साथ में मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन सहकारक के रूप में। आरएनए के संश्लेषण के लिए प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती। प्राइमर की आवश्यकता किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रतिलिपिकरण में, डीएनए रेप्लिकेशन में। अब देखिए अनुलेखन इकाई क्या होता है? तो डीएनए पर अनुलेखन इकाई पाए जाते हैं जो आरएनए के बनने को नियंत्रित करते हैं। 3 होते हैं, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। ठीक, ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसको छोड़ सकते हैं आप। अथवा करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दात्र कोशिका रक्तता के बारे में बताइए। तो बताया था सिकल सेल एनीमिया या हसियाकार रुधिराणु रक्तता क्या होता है? ये बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। हमारे जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है जिसमें एक नाइट्रोजन क्षार परिवर्तित हो जाता है, जिससे सामान्य रुधिर बनने की जगह, सामान्य आरबीसी बनने की जगह गोल नहीं होता, वो होता है बाइकॉन्वेक्स डिस्क लाइक होता है। तो वह वो शेप ना बन के वो हसियाकार बन जाता है आरबीसी। तब इसी रोग को कहते हैं हसियाकार रुधिराणु अरक्तता। किसके कारण होता है? बिंदु उत्परिवर्तन के कारण। और जब आरबीसी हसियाकार हो जाता है तो वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण मर सकते हैं। इस रोग में रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने पर रोगी के अधिकांश आरबीसी हीमोग्लोबिन की विशेष आणविक रचना के कारण सिकुड़ कर हसियाकार हो जाते हैं और निरर्थक हो जाते हैं, जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। यह रोग भी अप्रभावी जीन के कारण होता है। अप्रभावी जीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 समान अल्फा और 2 बीटा। बीटा श्रृंखलाओं में प्रथम स्थान के छोर पर सदैव अमीनो अम्ल वैलिन होता है और इसका जो सामान्य हीमोग्लोबिन है उसके बीटा श्रृंखला के 6ठे स्थान पर ग्लूटामीन आना चाहिए। सामान्य आरबीसी बनने के लिए उसके बीटा चेन पर 6ठे स्थान पर, कौन से स्थान पर? 6वें स्थान पर कौन आना चाहिए? ग्लूटामीन अमीनो अम्ल आना चाहिए। लेकिन ऐसा ना होकर जब बीटा श्रृंखला के 6वें स्थान पर ग्लूटामीन की जगह पर वैलिन आकर बैठ जाता है तब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। यही इस रोग में होता है। इस ग्लूटामीन का संश्लेषण प्रभावी जीन के नियंत्रण में होता है। इस जीन के जोड़ीदार अप्रभावी के नियंत्रण में बीटा श्रृंखला में 6ठे स्थान पर ग्लूटामीन के बजाय वैलिन के अणु का संश्लेषण होता है। ऐसे हीमोग्लोबिन अणु में रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने पर प्रथम स्थान का वैलिन अणु 6ठे स्थान के वैलिन अणु से जुड़ जाता है और इससे आकृति विकृत हो जाती है हीमोग्लोबिन की। इसके कारण यह ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता। इस प्रकार बीटा श्रृंखला में 6ठे स्थान पर वैलिन वाला हीमोग्लोबिन त्रुटिपूर्ण और निरर्थक होता है। जिन आरबीसीज के हीमोग्लोबिन अणु ऐसे त्रुटिपूर्ण होते हैं उनकी संख्या करती है ऑक्सीजन की कमी के विकृत होकर हसियाकार हो जाती है। ऐसे इसे हसियाकार रुधिराणु अरक्तता कहते हैं। इस रोग की वंशांगति किस प्रकार से हो सकती है? यह अप्रभावी जीन के कारण होता है। तो देखिए जो समजीनी यानी नॉर्मल जो होंगे उनमें सामान्य हीमोग्लोबिन बनेगा HbA। सिकल सेल वाले को हम S से डिनोट करते हैं। अगर जब दोनों हीमोग्लोबिन पर सिकल सेल एनीमिया का जीन है तब उसमें हसियाकार हीमोग्लोबिन बनता है। विषम युग्मजी में कुछ आरबीसी हसियाकार होते हैं और कुछ सामान्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनत का काम ना करे तो जीवन जी सकते हैं, लेकिन मेहनत का काम करोगे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, मर जाओगे। अब देखिए यह होता किस वजह से? GAG की जगह पर जब GUG कोडान हो जाता है, एक नाइट्रोजन क्षार की गड़बड़ी से होता है, एडेनिन की जगह पर यूरेसिल आकर बैठ जाता है, इसके कारण होता है। इसे हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये सब बहुत डिटेल है तो वो सब हम पढ़ाए हुए हैं, आप चैप्टर 6 में जाकर पढ़ सकते हैं, चैप्टर 5 में। प्रतिजन के 3 लक्षण बताइए, प्रतिजैविक के 3 लक्षण बताइए। तो प्रतिजन क्या होते हैं? प्रतिजन मैंने बताया था वह कोई भी बाह्य कारक जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करे, जीवाणु हो सकता है, पौधा हो सकता है, कवक हो सकता है और ईस्ट हो सकता है या कोई रसायन हो सकता है, तो वो प्रतिजन कहलाते हैं। प्रतिजन वह कारक है जो जीव के शरीर में रोग उत्पन्न करता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक तथा रसायन आदि। प्रतिजन प्रत्यक्ष रूप से या किसी वाहक के रूप माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है।
प्रतिजन हमारे शरीर की क्रियाविधि को प्रभावित करता है जिससे शरीर में लक्षण या चिन्ह प्रकट होता है। ठीक। प्रतिजैविक के 3 लक्षण। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? वे जो रोगाणुओं को मारते हैं। प्रतिजैविक वह रसायन है जो हानिकारक रोगाणुओं के प्रतिक्रिया कर उन्हें नष्ट करता है। प्रतिजैविक अनेक प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले खोजा गया प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। अनेक प्रतिजैविक का निर्माण कवकों जीवाणुओं से किया जाता है। एक अच्छा प्रतिजैविक वही माना जाता है जो मानव शरीर को नुकसान न पहुंचाए, सिर्फ रोगाणुओं को मारे। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 3 अंतर बताइए। आपको जितना करना है वो उतना ही करिएगा। मैंने तो सारे क्वेश्चन को सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिया है, अथवा वाला मत भी मत कर डालिएगा। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला का मतलब ऐसे कि घास है, अरे यार बढ़िया कोई कलर आ जाओ। घास है, घास को खाता है बकरी, बकरी को खाता है शेर। ठीक। तो ये खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ये खाद्य श्रृंखला है। खाद्य जाल क्या होता है? ऐसे बकरी को खाता है खरगोश, खरगोश को खा सकता है सांप, सांप को खा सकता है बाज, तो खरगोश को भी खा सकता है बाज। ठीक है। शेर भी खरगोश को खा सकता है। तो जब एक श्रृंखला में एक जीव कई भोज्य पदार्थों को भक्षण करता है तब इसे खाद्य जाल कहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह, एक दिशीय प्रवाह क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला। श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से द्वारा होता है, तो जीवों की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ये वाला। लेकिन जब भिन्न भिन्न श्रृंखला हो, पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती है। कोई एक जीव किसी एक को ही नहीं खाता, ये सांप को भी खा सकता है, ये खरगोश को भी खा सकता है। ठीक है। ये घास खाने वाले हिरन के बच्चे को भी खा सकता है। ठीक है। तो ये आहार श्रृंखलाएं सीधी ना होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे बनती हैं, तो इसे हम आहार जाल कहते हैं, खाद्य जाल। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से आरंभ होती हैं। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से प्रारंभ होती है और इसमें उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग नहीं करता। खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपभोग नहीं करता। ये खाद्य श्रृंखला की शर्त है, तभी वो खाद्य श्रृंखला कहलाएगी, क्योंकि वो एक ही बनेगा ना। घास, खरगोश, सांप, बाज, ये कहलाती है, ये कहलाती है खाद्य श्रृंखला। लेकिन खरगोश घास, हिरन और ये देखिए बाज, इसको खा लिया। घास, कीड़ा, मेंढक, मेंढक को ये खा लिए। तो ये जो बनता है इसे कहते हैं खाद्य जाल। इसमें एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। देखिए बाज है, बाज मेंढक को भी खाएगा, बाज खरगोश को भी खाएगा, बाज हिरन को भी खाएगा। जीवों की अनुकूल क्षमता, अनुकूलन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक को प्रभावित नहीं करता, प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित नहीं करता खाद्य जाल, लेकिन ये प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने की इसकी भूमिका होती है। नेक्स्ट देखिए, अथवा में पूछा गया था आपसे कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में बताइए। तो उत्पादक क्या होते हैं? वे जो पारितंत्र में खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं, इसे हम उत्पादक कहते हैं। वे जीव आते हैं जो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब इसमें देखिए पेड़ पौधे भी आते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जिन्हें हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं या रसायन संश्लेषी जीवाणु भी कहते हैं। देखिए जो नील हरित शैवाल हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। जो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वे रसायन संश्लेषी होते हैं, रसायनों के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो उत्पादकों को खाते हैं। जैसे घास को कौन खाता है? बकरी। तो बकरी क्या है? उपभोक्ता है।
अब उपभोक्ता में कई कैटेगरी है। प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो शाकाहारी जीव होते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। वो सीधे पहले क्या करते हैं, पौधे को खाते हैं, केवल पौधे को खाते हैं, तो उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जो पौधे को खाएंगे उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। जो शाकाहारी जंतु को खाएंगे उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, यानी ये मांसाहारी जीव होंगे, ठीक है, मांसाहारी जीव होंगे। और वे जो किसी को भी खा सकते हैं, शाकाहारी चाहे मांसाहारी, तो वो क्या कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें मनुष्य भी आता है। अब घटक क्या होते हैं, तो मैंने बताया था जब जीव मृत हो जाता है तो उसका जो शरीर पृथ्वी पर बचता है अवशेष, उसको सड़ाने गलाने का काम अब घटक करते हैं। कवक, जीवाणु, ये सब अब घटक का काम करते हैं। कोई पौधा हो गया वो मृत होकर इस जमीन पर पड़ गया, कोई जीव मर के पड़ गया, तो उन्हें अपघटित करने के लिए यानी नष्ट करने के लिए जीवाणु, कवक काम करते हैं। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो मृत अथवा सजीव के शरीर में मिलने वाले जटिल यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा अकार्बनिक तत्वों का सपोषण के उपयोग हेतु मुक्त करते हैं। इनमें मुख्य रूप से जीवाणु, कवक आते हैं। नेक्स्ट देखिए, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बताइए। तो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल सब कुछ लिखा हुआ है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर, नीचे लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल क्या कहता है, वाटसन क्रिक मॉडल कहता है कि डीएनए द्विरज्जुक से मिलकर बना होता है और दोनों प्रति समानांतर रूप से आपस में जुड़ी होती हैं। एक का होता है 3' to 5', तो दूसरा होता है 5' to 3', प्रति समानांतर होते हैं। दूसरा कहता है कि डीएनए की जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉन होती है। कहते हैं कि क्या कहते हैं, पिच, एक पिच की दूरी 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन होती है। दो डीएनए के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर या कह सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। एक पिच में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें बताया था वाटसन एवं क्रिक ने, सब कुछ लिखा हुआ है। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम बताइए। मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम क्या कहता है कि जब दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो दो लक्षणों के जो जीन हैं या युग्म विकल्पी हैं वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं युग्मक बनते समय, और युग्मक बनते समय वे स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यही स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहता है कि मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में दो विपर्यासीय लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया। जैसे मेंडल ने क्या किया, बीज की आकृति ली। आकृति कितने रूप थे, दो, गोल और झुर्रीदार, और उसके रंग को लिया। रंग कौन सा था, पीला और हरा, ठीक। तो दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया, अर्थात संकरण कराया, जिसे द्विसंकर कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासीय लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशांगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। गोल लक्षण पीले वाले को प्रभावित नहीं करता, झुर्रीदार हरे वाले को प्रभावित नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस कराए हैं, देखें जब हम गोल और पीले लक्षण वाले मटर के पौधे का क्रॉस झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे से कराते हैं तब क्या होता है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर ये इनके लक्षण के लिए, कैपिटल वाई पीला के लिए, कैपिटल आर मतलब राउंड गोल के लिए, स्मॉल वाई हरे के लिए, स्मॉल आर झुर्रीदार के लिए। इनसे युग्मक बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इनसे 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, ये, और जब क्रॉस कराएंगे तो इनका F2 रेशियो आएगा 9:3:1। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपव्ययन नियम। बताएं सब कुछ। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए बताइए क्या होता है, क्या अंतर होता है। तो बताएं प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, गोलाकार डीएनए होता है। किस में पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए को कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। एक जीवाणु है, उसके अंदर उसका गुणसूत्रीय डीएनए है, इसके अलावा अगर एक और गुणसूत्र पाया जाए गोलाकार, इसी को कहते हैं प्लाज्मिड। गुणसूत्रीय डीएनए कैसा होता है, गुणसूत्रीय डीएनए यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। गुणसूत्रीय डीएनए ऐसा डीएनए हो जाता है जो रेखाकार होते हैं, इनके दोनों एंड, दोनों सिरे क्या होते हैं,
मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। एक 3 डैश है तो दूसरा 5 डैश, और एक 5 डैश है दूसरा 3 डैश, लेकिन इनके सिरे मुक्त नहीं होते हैं, बंधे होते हैं। क्लियर? सब कुछ लिखा है। पूछा गया पीसीआर क्या होता है, तो पीसीआर मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की मदद से डीएनए की कम संख्या को बढ़ाया जा सकता है, उसकी अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं। किसकी मदद से? टैग पॉलीमरेज की वजह से। टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। सारे नियम आपको बताए गए हैं, पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं अब बहुत थक गया हूँ। क्या करते हैं? सबसे पहले डीएनए को गर्म करते हैं जिससे इसके स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। अब इसमें हम प्राइमर्स ऐड करते हैं जो पूरक डीएनए से जुड़ जाते हैं, और फाइनली 2 डीएनए बनता है। एक चक्र में 2 डीएनए, इसी तरह से हम कई बार रिपीट करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स हमें डीएनए मिल जाते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है? तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है? किसी पारिस्थितिकी इकोसिस्टम में जीवों की संख्या का पिरामिड बनाया जा सकता है कि जीव कितने क्या हैं। जैसे यहाँ पर एक पिरामिड बना दिए, नीचे उसको लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा होगा उस पारिस्थितिक तंत्र में, तो उत्पादक ही सबसे ज़्यादा होते हैं पेड़ पौधे, उसके बाद होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और उसके बाद होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो ये पिरामिड बनाई जा सकती है। जीव संख्या का पिरामिड बना सकते हैं कि कौन कितनी संख्या में है। ऊर्जा का पिरामिड बना सकते हैं कि ऊर्जा किधर स्थानांतरित हो रही है। दूसरा जलभार का पिरामिड बना सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा भारी है। बस पढ़ लीजिएगा, सब कुछ दे रखे हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर सेक्शन होगा मध्य प्रदेश बोर्ड लिख के, आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये था, मैं थोड़ा लास्ट में जल्दी करेगा क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ अभी। तो इस वजह से जो दिया गया है उसको पढ़िएगा, जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो जो टॉपिक है उस चैप्टर वाले वीडियो को देख लीजिएगा मेरा, उसमें आपको बताया गया है, डिटेल पढ़ लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बोर्ड वाले हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, सभी का सॉल्व पेपर कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे यूपी बोर्ड हो, राजस्थान, झारखंड, सबका कराया जाएगा। लेकिन आप पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत कराइए। अभी बिहार वालों का फरवरी में एग्जाम है, इसलिए उन लोगों को जल्दी जल्दी करा रहे हैं। बाकी आप लोग थोड़ा वेट करिएगा, आप लोग को भी कराया जाएगा ऑन सॉल्व पेपर। तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आया है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन पर जाइएगा, नीचे लिंक दिया गया है प्ले स्टोर का, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो भी अनसॉल्व पेपर होगा 2021 या 20 का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मध्य प्रदेश का, और अलग अलग राज्य का भी अनसॉल्व पेपर कराया जाएगा। तब तक आप वेट करें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी पर। धन्यवाद।